रिश्तों को पैसे से ना तोलो। हेलो गिरीश बाबू, मैं रानी बोल रही हूँ। रमा बहुत बीमार है। यहाँ के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। इस सरकारी अस्पताल में उतनी सुविधाएं नहीं है। आप क्या कहते हैं? बाबू दूसरी तरफ से गिरीश ने कहा, भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है? कल रमा को लेकर यहाँ आ जाइए। बच्ची का सही समय पर इलाज ज़रूरी है। मैं बरखा को भी इस बारे में बता दूंगा। अभी वो बच्चों के साथ मार्केट गई है। धन्यवाद। बाबू, भाभी, आप ये धन्यवाद कहकर पराया मत बनाइए। जल्दी आ जाइए, गिरीश ने कहा और फ़ोन रख दिया। अब बरखा को समझाना गिरीश के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वो जानता था कि बरखा ने सिर्फ़ और सिर्फ रानी भाभी का अपमान ही किया है। आज भी वो दिन याद है जब बरखा ने पहले ही दिन रानी भाभी को नौकरानी कहकर संबोधित किया था। वो तो भाभी का बड़प्पन था जो उन्होंने बरखा की बातों का बुरा नहीं माना। आज भी वो भाभी को पसंद नहीं करती। वो लोगों को उनके कपड़े, तौर तरीके, रहन सहन के हिसाब से ही उनका आकलन करती है, न कि उनके व्यवहार से। अभी इसी सोच में डूबा था तभी बरखा और बच्चे मार्केट से वापस आ गए। बच्चों ने गिरीश से लिपट कर कहा, पापा, आज हमने बहुत मज़े किए। मॉम ने हमारे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे और हमने चाउमीन खाया और कोक भी पिया। तभी बरखा ने कहा, चलो अब जाओ, पहले हैंड वॉश करके कपड़े चेंज कर लो। बरखा, सुनो ज़रा, गिरीश ने पुकारा। हाँ बोलो, क्या है? जाओ पहले फ्रेश होकर आओ, फिर बताता हूँ, गिरीश ने सोचते हुए कहा। कुछ देर के बाद बरखा आई तो गिरीश ने कहा, बरखा, रानी भाभी का फ़ोन आया था। रमा बहुत बीमार है। गिरीश की बात बीच में काटते हुए बरखा बोली, तब तो वो पैसे मांग रही होंगी, भेज दो पैसे। इस बात पर गिरीश ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा उन्हें गलत समझती हो। उन्होंने पैसे नहीं मांगे। डॉक्टर ने बच्ची को बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए कहा। अच्छा, अब समझी। वो यहाँ आएंगी इसलिए इतना घुमा फिरा कर बातें कर रहे थे। हाँ, और मैं यह चाहता हूँ कि तुम उसके साथ अच्छे से पेश आओ, समझी? बरखा बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई और बच्चों के कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन रानी रमा को लेकर शहर आई। गिरीश उन्हें रेलवे स्टेशन से घर ले आया। बरखा ने उन्हें देखकर खुश होने का दिखावा किया। तभी रानी ने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चे स्कूल गए हैं, बरखा ने बताया। बरखा ने उन्हें स्टोर रूम में ठहरा दिया। गिरीश ने कहा, भाभी, मैं आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूँगा। इतना कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को गिरीश बच्चों को लेकर आया। रानी भाभी को देख रोहन ने कहा, ये मेड सोफ़े पर क्यों पड़ी है? गिरीश ने रोहन को डांटते हुए कहा, ये तुम्हारी बड़ी माँ है। तभी आगे बढ़कर बरखा ने कहा, बुरा मत मानिएगा भाभी, शायद इसने आपके कपड़े को देखकर ऐसा कहा। रानी भाभी झेप गई, लेकिन बरखा मन ही मन बहुत खुश हुई। परिस्थिति को सामान्य बनाते हुए गिरीश ने कहा, बेटा, किसी इंसान का आकलन
उसके कपड़ों से नहीं होता, बल्कि उसके व्यवहार से होता है। चलो दोनों बड़ी माँ को नमस्ते करो। दोनों बच्चों ने उनके पैर छुए। रानी भाभी ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और अपने कमरे में एक पोटली ले आई जिसमें नमकीन और खजूर था। उन्होंने बच्चों को दिया। गिरीश ने कहा, भाभी आज भी आपको मेरी पसंद का ख्याल है, इसे मुझे दे दीजिए। बच्चों को शायद ये पसंद ना आए। ये पिज्ज़ा और नूडल्स खाने वाले बच्चे हैं। तभी रीता ने एक खजूर लेकर खा लिया और उसने कहा, पापा ये तो बहुत टेस्टी है। मम्मा आप खजूर क्यों नहीं बनाती? बरखा मन ही मन आग बबूला हो गई। दूसरे दिन गिरीश रमा को लेकर अस्पताल पहुंचा। वहां उसका इलाज और कुछ ही दिन में रमा अच्छी हो गई। इधर बच्चे अपनी बड़ी माँ और बहन रमा से घुल मिल गए। दूसरे दिन रानी भाभी जाने वाली थी तो उन्होंने बरखा से कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद बहू, तुमने हमारी इतनी मदद की। बच्चे तो रोने लगे। बड़ी माँ को पकड़कर राहुल कहने लगा, अभी मत जाइए। और रीता रमा दीदी के लिए रोने लगी, मम्मा आप बोलो ना बड़ी माँ और रमा दीदी अभी नहीं जाएं। बरखा ने बच्चों की बातों को अनसुना कर दिया। गिरीश की तरफ देखते हुए रानी भाभी ने कहा, हम तुमसे मिलने आए ना। अब बड़ी माँ को अपने बच्चों के आने का इंतज़ार रहेगा। गर्मियों की छुट्टी में गिरीश ने सहमति दे दी। नम आँखों से रानी भाभी ने बच्चों से विदाई ली। मम्मा मुझे कुछ खाने को दो ना। क्यों अब मम्मा याद आ गई? जाओ अपनी बड़ी माँ से मांग लो, चिढ़ते हुए बरखा ने कहा। बरखा कितना जहर उगलोगी। देखा तुम्हारे दिए संस्कार पर भाभी का प्यार भारी पड़ गया। बच्चे कितना घुल मिल गए थे क्योंकि उन्होंने इन्हें अपना समझा। जो अपनापन तुम्हारे तरफ से रमा के लिए नज़र नहीं आया। बस जितना मैं अच्छी बन सकती थी उतना बनी। उनका क्या, हमारे कितने पैसे खर्च हुए, हमारा एहसान कभी नहीं चुका पाएंगी। अब समझ आया सारा माजरा। तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है तो सुन लो, चुका दिया है। तुम्हारा एहसान उन्होंने एक पैसा मुझसे नहीं लिया, समझी तुम? ये कहो कि तुम उनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका सकोगी। भैया के न रहने पर भी भाभी ने कभी मुझसे सहायता नहीं ली और आज जो ऐश आराम की ज़िंदगी तुम बसर कर रही हो ना, ये भैया भाभी की बदौलत है। तुम हमेशा रिश्तों को पैसे के तराजू में तोलती हो। व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कभी ठंडे दिमाग से मेरी बात पे गौर करना। तुम्हें अपना असली चेहरा नज़र आएगा। बरखा को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब समय निकल चुका था। भाभी जा चुकी थी। गिरीश अपने पुराने घर को फिर से तुड़वा कर नए अंदाज में नया घर बनवाना चाहता था क्योंकि घर काफ़ी पुराना हो गया था और मरम्मत मांग रहा था और बच्चे भी बड़े हो रहे थे तो उनके हिसाब से भी घर को सेट करना आना था। सुगंधा ने रसोई से आवाज़ लगाई, आप तीनों देखिए, मैं अभी 10 मिनट में आती हूँ। नितिन और नीति बहुत खुश थे।
अपने बड़े बड़े कमरों का नक्शे को देखकर चहक रहे थे। नीति ने कहा, पापा मुझे यहाँ स्टडी टेबल लगवाना है। तो नितिन ने कहा, मुझे म्यूज़िक सिस्टम के लिए बड़ी जगह चाहिए। इसी तरह दोनों अपनी फरमाइश अपने पापा को बताने लगे। पुराने घर में 5 कमरे थे, जिनकी जगह अब नक्शे में 4 बड़े कमरे थे। उस नक्शे में एक कमरा सोमेश, सुगंधा का, एक नीति का, एक नितिन का और एक गेस्ट रूम। इतने में ही सुगंधा आती है और नक्शा देखती है और सोमेश और बच्चों से कहती है कि इसमें एक सदस्य का कमरा तो है ही नहीं। तभी उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हैं। बच्चों ने कहा, किसका कमरा नहीं है माँ? तुम्हारी मंजुला बुआ भी तो इस घर की सदस्य है। माँ बाबूजी के बाद उन्हें ऐसा कतई नहीं लगना चाहिए कि वह इस घर की सदस्य नहीं है। पर माँ, गेस्ट रूम तो है ना बुआ के लिए? नीति ने कहा। सुगंधा बोली, क्या तुम चाहोगी कि शादी के बाद तुम्हें भी इस घर में गेस्ट समझा जाए? बेटियां कभी पराई नहीं होती। उन्हें शादी के बाद भी इतना ही अपनापन व सम्मान मिलना चाहिए जितना कि शादी से पहले। सुगंधा ने प्यार से दोनों बच्चों को समझाया। इतना सुनकर सभी चुप हो गए। सोमेश ने सभी की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम्हारी माँ सही कहती है। बुआ भी इसी घर की सदस्य है और हमें रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। फिर क्या था, सभी ने नए सिरे से अपने कमरे थोड़े छोटे छोटे कर बुआ के कमरे की भी जगह निकाल ली और बुआ के कमरे के साथ एक छोटे से प्यारे से पूजा घर की भी जगह निकाल ली, जो ठीक माँ बाबूजी के कमरे की जगह पर थी। कुछ समय बाद घर के मुहूर्त पर जब बुआ घर आई तो सबसे ज़्यादा खुश आज बुआ ही थी, क्योंकि आज भी उन्हें इस घर में अपनेपन की महक जो आ रही थी और अपने कमरे से जुड़े पूजा घर में उन्हें माँ बाबूजी के होने का एहसास आज भी हो रहा था। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आप सबके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद।